बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। कल इस पे बात नहीं हो सकी थी। कल सुप्रीम कोर्ट से दो ख़बरें आई थी, बड़ी अहम ख़बरें। एक ख़बर ये थी कि जस्टिस अता उमर बंदयाल साहब की सरबराही में कायम बेंच ने पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला सेटिसाइड करते हुए नैब को, FIA को और जो दीगर जो तहकीकात हो रही थी BRT के ऊपर, ये BRT जिस तरह लाहौर में वो है ना जी, मेट्रो बस सर्विस जो है, उस तर्ज के ऊपर वो बनाई गई थी। पहले तो इमरान खान साहब का जो विज़न था, एक लीडर का विज़न, वो ये होता था कि बसों के ऊपर पैसे लगाने की बजाय, इस तरह की जो मेट्रोज़ हैं वो चलाने की बजाय ह्यूमन इंडेक्स के ऊपर पैसे लगाने चाहिए। सड़कें बनाने से, बसें चलाने से कौम नहीं बनती। कौम बनती है जब आप लोगों के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। लोगों पर इन्वेस्ट करने का मतलब ये होता है कि आप उनके ऊपर यानी उनकी एजुकेशन पे, उनकी जो सेहत के जो मामलात हैं उनके ऊपर पैसा लगाएं, ताकि ह्यूमन इंडेक्स जो है, क्वालिटी ऑफ पीपल, वो बढ़े और फिर लोग जो हैं वो लायक लोग पैदा हों। लायक लोग पैदा होंगे तो कौम लायक होगी, और जो एक कह लें कि जो अहलियत है वो तरक्की उसकी बाई प्रोडक्ट होती है। ये इमरान खान साहब का फ़लसफ़ा होता था, और वो बड़े तंज़न कहा करते थे कि मेट्रो जो बस है वो तो ऊपर चलती है, तो ये नीचे चला रहे हैं, तो हम बनाएंगे। तो अब पहले तो बात ये थी कि हम बनाएंगे क्यों, हमने बनानी नहीं है। फिर उसके बाद जब ये शुरू कर दी गई, क्योंकि ज़ाहिर है कि आपको अपने सियासी हरीफों का मुकाबला करना था, लेकिन बड़ी गंदी प्लानिंग से की गई, जिस मतलब लाहौर के मुकाबले में इसका रूट भी इतना बड़ा नहीं है। बताया जाता है कि कम है रूट, और जो पैसे हैं वो डबल ट्रिपल उसकी लागत से ये बनी, या अभी तक वो आप ये समझे कि जुज़वी बनी है। और कभी इसकी बसों को आग लग जाती है। एक बड़ा खूबसूरत सीन था कि बस चल रही है और साथ में रिक्शे जो हैं वो दौड़ रहे हैं, क्योंकि किसी भी वक्त जो है वो उनको पता है कि बस ने बैठ जाना है और लम्बा पैना मैं नहीं लेके जाना, तो जो सवारियां हैं वो इसमें बैठ के अपने मंजिल को जा सकें। तो ये प्रैक्टिस है कि ये बस नहीं चलनी। तो लोग सवाल उठाते थे, और फिर जस्टिस वकार सेठ मरहूम, अल्लाह ताला उनको गरीक के रहमत करे, उन्होंने इसके ऊपर फ़ैसला दिया था कि जी के इसमें बड़े घपले हैं। और घपले मतलब वो अंधों को नज़र आ रहे थे घपले जो भी थे, और उन्होंने कहा कि जी इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। FIA भी इन्वॉल्व हुआ, किया गया, नैब को भी हरकत दी गई। फिर जनाब जो गवर्नमेंट है वो चली गई अल्टीमेटली, यानी जो KP के हाई कोर्ट है उसके ख़िलाफ़, फ़ैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में चली गई। और सुप्रीम कोर्ट में मतलब जस्टिस अता उमर बंदयाल, मैं फ़ैन हूँ उनका। वो जब वकील होते थे तो वो बड़े स्टाइल के साथ बात किया करते, यूँ करके इस तरह करके गल करते होंगे सी। तो और जब दलाइल देते थे तो वो बड़े सुलझे हुए तरीके से दलाइल, बड़ा मज़ा आता था उनके दलाइल सुनने का। फिर जब जज हुए तो फिर मुझे ये याद है कि जब इफ्तिखार चोई साहब वाला मामला चला, फिर जब वो बहाल हुए तो फिर एक दिन ये बेंच पे बैठे हुए थे, तो इन्होंने ना कोई बेल ग्रांट की, तो एक किसी बंदे की, तो उन्होंने इंग्लिश में कहा, जिसका मैं उर्दू में आपको बताता हूँ कि आज मूड अच्छा है, इस तरह करके उन्होंने बात की थी। तो ये मलिक क्यूम साहब के भी रिश्तेदार हैं। मलिक क्यूम साहब जो हैं वो, उनका पाकिस्तान के एहतसाब के जब चैप्टर लिखे जाएंगे उसमें उनका नाम सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा, क्योंकि उनके ऊपर नवाज़ शरीफ साहब का बड़ा दबाव होता था। और सैफुर रहमान साहब जब वो एहतसाब ब्यूरो के सरबराह होते थे, हसन वसीम अफजल एक यानी डिप्टी चेयरमैन थे अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के तब, और ये बेनज़ीर और जरदारी के पीछे पड़े हुए थे, ये दोनों शेर के बच्चे। तो मलिक क्यूम साहब के ऊपर जनाब वो जो
مشہور ज़माना टिपें सामने आई थी, तो ये बड़ी यादें हैं मेरी. मैं उन दिनों कोर्ट रिपोर्टिंग किया करता था, किस तरह बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ अली ज़रदारी को जेल से लाया जाता था. MIT के कमरे में कभी मुलाकात होती थी, रजिस्ट्रार के कमरे में कभी मुलाकात होती थी, कभी उनकी, मुझे एक वाक़या याद है कि उनकी जो टूथपेस्ट थी उसको पंक्चर किया गया था. तो वो ख्याल था कि यार मतलब वो इंक्वायरी करवाई जाए कि ये क्या है, मतलब जेल में उनके साथ क्या हो रहा है. जेल में फिर उनको ने वाकुट चढ़ा करती थी. नवाज शरीफ साहब के एक मुतमद ख़ास होते थे राना मकबूल साहब, जिनको IG सिंध भी लगाया और जिनको 13 साजिश केस में जो फड़े भी गए सन वो मुशर्रफ के ख़िलाफ़. तो वो जनाब बहुत ज़्यादा ख़तर तवाज़े किया करते थे, ज़ुबान काट दी, हड्डियाँ हिल गईयाँ आसिफ ज़रदारी दियाँ. तो ये एहतसाब जो है ये होता था. तो आज बहरहाल अता उमर बंदयाल साहब के, मेरा ख़्याल है कि जिस तरह मेरे ये ज़हन में सारी रीलें चल रही थी जब ये ख़बर पढ़ने के बाद, तो अता उमर बंदयाल साहब को भी ये वाक़यात उनके, जब वो वकालत किया करते थे लाहौर हाई कोर्ट में, तो ये सारी चीज़ें उनके सामने रूनुमा हो रही थी और उन्होंने बड़ी बारीक बीनी से ये सारी चीज़ें देखी. लेकिन शायद इसी वजह से आज उन्होंने कहा कि यार कि ये जो कहा सुनी सुनाई बातों के ऊपर जो है ये केस नहीं बनने चाहिए, वरना तो कोई मंसूबा ही नहीं चलेगा. ये बड़ा ज़बरदस्त फ़ैसला है. मैं आपको एक बात बताऊं, और पाकिस्तान का अलमी ये जो है वो सत्तू पी के पाकिस्तान की इकॉनमी लेट गई है, इसके पीछे वो जो आसिफ अली ज़रदारी ने बात की थी ना, वो आसिफ ज़रदारी की और इनकी बात मिल गई है. अगर टेक्निकली हम देखें अता उमर बंदयाल की या सुप्रीम कोर्ट की कि यार या मुल्क चला लो या नैब चला लो, तो नैब मतलब वो सुनी सुनाई बातें आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मतलब दफ़ी रैट, दूसरे अल्फाज में, ना FIA कुछ करेगा ना ये करेगा, काम करने दें लोगों को. तो वो मंसूबा ये इसके बेहतर जज पेशावर के लोग होंगे कि अगर उनको लगा कि जी साडा पैसा ज़ाया हो गया तो अगली बारी जुतियाँ मार के कर देंगे गवर्नमेंट में. यार इससे बड़ा एहतसाब और कोई नहीं होता एक सिविल गवर्नमेंट का. हम 5 साल देने के लिए तैयार ही नहीं होते इस तरह के मामलात में किसी भी गवर्नमेंट को. तो और मैं किसी और की बात कर रहा हूँ, वो जो एक किसी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कोई सियासी मूवमेंट चलाना वो एक अलहदा बात है, साजिश करना एक अलहदा बात है. ये PDM जो कहती है ना हम जाके धरना दे देंगे और हम उठेंगे नहीं, इस्तीफ़ा लेके आएंगे और सिर्फ कुछ 1,00,000-1.5 लाख बंदा, ये साजिश है जो इमरान खान ने की थी नवाज शरीफ के ख़िलाफ़. असूली तौर पर ये काम नहीं होने चाहिए. तो ये जो पाकिस्तान में अता उमर बंदयाल साहब से हाथ जोड़ के सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश है कि सर ये ड्रामे हैं, जिस तरह सुनी सुनाई बातें, ये नैब पूरा का पूरा जो ये ड्रामों के ऊपर और सुनी सुनाई बातों के ऊपर खड़ा है, खुसूसन गवर्नमेंट साइड की तरफ. आपने वो क्या है जी, लाहौर फलानी स्कीम, वो आशियाना स्कीम, ये 2 अफसरों को 3 अफसरों को जेल में बंद करके देख लिया, बिठा के देख लिया, क्या निकला है उसमें से. इमरान खान साहब का शौक़ है ना जी कि मैं नहीं पानी में फड़ना, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, ये चोर है. ये चोर का जो मंत्रा है, ये सियासतदान चोर है, ये मंत्रा पाकिस्तान की सर्विस ऑफ पाकिस्तान के वो लोग जो समझते हैं कि पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो अगर अपने फ़ैसले ख़ुद करने लग गए, ये अवाम ने जो फ़ैसले करने हैं ज़ाहिर है कि किसी अपने लोगों को मुंतखब करवा के ही करने हैं, और तो कोई फ़ोरम नहीं है और कोई तरीका नहीं है. तो फिर साड़ी तो छुट्टी होगी ना. तो लिहाजा ये अता उमर बंदयाल साहब का फ़ैसला ज़बरदस्त है, एक्सीलेंट है, और ये फ़ैसला नैब के ऊपर ओवरऑल लागू होना चाहिए. अगर ये अदालत नहीं कर सकती, वैसे तो अदालत ने नैब को, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पहले ही कह दिया हुआ है कि ये आलाकार है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करने के लिए, अपनी मर्ज़ी की पार्टियां बनानी और पार्टियां तोड़ने के लिए. ये एक आलाकार है, मतलब एक हथियार है कि जिसके ज़रिए आप लोगों को खड़ा करते हैं, या लोगों को बर्बाद करते हैं. तो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के ये जो एहतसाब और करप्शन का मंत्रा है, इसने पाकिस्तान को जितना नुकसान पहुंचाया है, मैं समझता हूं कि परवेज़ खटक ने कोई करप्शन नहीं की. ये इस मंसूबे नाअहली हो सकती है यार, अच्छा छोटी मोटी कोई करप्शन अगर है भी तो यार वो इतने बड़े कामों में ये लीकेज होती है. अब आप ये कह लें कुरूने ऊला के जो मुसलमानों के दौर में हम नहीं बैठे हुए कि जी कि वो जब वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ट्रेंड किए हुए लोग थे, जो उनके सहाबा कराम थे,
کہ وہ سوکھی روٹی کھا لیتے تھے اور مطلب اتنی بڑی ریاستیں چلا رہے تھے کہ فارس سے لے کے وہ جناب وہ کیا کہتے ہیں یونان وہاں تک کی ان کی اور اندلس تک ان کی سلطنتیں پھیلی ہوئی ہیں اور سوکھی روٹی کھانی ہیں. تو اس طرح کی مثالیں جو ہیں وہ اب اس دور میں تو پیدا نہیں ہو سکتی. کہاں لائیں اس طرح کے ایمان والے لوگ اور تربیت یافتہ لوگ؟ سسٹم کو چلنے دیں جناب. یہ جو نیب ہے یہ ایک اعلی کار ہے, یہ سپریم کورٹ کہہ چکی ہے, اور اسی طرح کے اس باقی سارے کیس ہوتے ہیں. یہ جو ہوتا ہے کہ جی وہ تنہا نہیں سی لئی کڑتا جی وہ العزیزیہ ریفرنس آ گیا تو جناب اے کتھوں آیا وہ کتھوں آیا. یار یہ ملک کو چلنے دیں. تو میرا خیال ہے کہ جو فیصلہ سپریم کورٹ نے لاگو کیا ہے بی آر ٹی کے اوپر, وہی فیصلہ باقی کیسوں کے اوپر بھی لاگو ہونا چاہیے کہ یار کہ یہ ہمیں کرپشن نہ کھیڑیں. اور یہ جو سنی سنائی باتیں ہیں, یہ سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ سنی سنائی باتوں کے اوپر کیس بنا دینے, یہ کہاں کی دانش مندی ہے؟ اس طرح ملک نہیں چلا کرتے, قومیں اس طرح آگے نہیں بڑھا کرتی. دوسری جو خبر ہے میرے نزدیک یہ ایک اچھی خبر ہے, یہ ایک اچھا فیصلہ سپریم کورٹ کا, اور اگر یہ سپریم کورٹ نہیں کر سکتی اس کے فیصلے کے نتیجے میں یہ نیب شٹ ڈاؤن نہیں ہوتا, تو پھر سیاستدانوں کو دیکھ لینا چاہیے یار, کچھ کر لیں. بہرحال انہوں پھر این آر او کرنا شروع کر دینا. بہرحال یہ تو المیہ رہا ہے کہ نواز شریف جب اقتدار میں تھے تو ان کو نیب بڑی اچھی لگتی تھی اور پیپلز پارٹی پٹتی تھی کہ اینو بدلو. تو اب پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ جو اس طرح کے پاپولر قانون کے خلاف جو کوئی بات کرے گا, کیونکہ پڑھیا ہے نا کہ جناب کرپشن کرپٹ سیاستدان چور, جو کہتا ہے کہ یار یہ بات آپ غلط کر رہے ہیں تو انہوں کہتے ہیں اصل سے چور ہے نا, اس لیے گل کر رہے ہیں. تو بہرحال یہ فیصلہ سیاستدانوں کا ہے, کیونکہ اگر آج نواز شریف جو ہے وہ زیر تاب ہے, جو نیب کا بہت بڑا حمایتی ہوتا تھا, تو پھر کل کوئی عمران خان صاحب بھی آ سکتے ہیں, کوئی یہ لکھا کے آئے ہیں کہ میں جناب مینوں نیب نے ہاتھ نہیں لانا, یا میں جی سکا پتر جڑا ہے گا میں سکا پتر ہی رہنا ہے. اس طرح نہیں ہوتا. نواز شریف بھی سکا پتر ہوندا سی کسی دور. تو حالات بدل جاتے ہیں, دن بدل جاتے ہیں, وہ گردش میں آ جاتے ہیں. اور آخری بات وہ یہ ہے کہ ایک خبر یہ سپریم کورٹ سے آئی ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جو موبائل ہے وہ ہیک کر لیا گیا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کسی غلط مقاصد کے لیے میرا فون جو ہے وہ یوز ہو سکتا ہے. تو اب جو کسی کو کوئی میسج جائے, کوئی فون چن جائے, وہ میرا نہیں ہوگا, میرا ذمہ اوش پوش. تو اب اسی خبر آنے کے بعد لوگ کی ہو کے پریشان کہ یار کہ اگر یہ سپریم کورٹ کے جج کا ہو سکتا ہے ہیک, تو پھر یار یہ کیا ملک ہے یار. مطلب خیال کرنا چاہیے تھا یار. اور اس پہ زیادہ بات نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ معاملہ بڑا سینسٹیو ہے, اور لوگ جو ہیں وہ ایک انریسٹ ویسے ہی پاکستان میں پھیلا ہوا ہے. سازشی مفروضے جگہ جگہ پہ جنم لے رہے ہیں, اور ہر دوسرے کے بندے کان میں وہ پائن فلاں کم ہو گیا, فلاں ہو گیا, قاضی فائز عیسیٰ دا موبائل فلانے نے کیتا اصل دے وچ اے ہے. یہ اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں. تو سازشی مفروضوں سے بچنا چاہیے. اور چیف جسٹس پاکستان جو ہیں وہ تو چلیں انہوں نے جو کرنا ہے سو کرنا ہے, سو موٹر لیتے ہیں کہ نہیں لیتے اس کے اوپر, لیکن وزیر اعظم کو تو خیال کرنا چاہیے. اور پاکستان کی جو آئی ٹی سے متعلقہ جو فورسز ہیں, کیونکہ اب یہ معاملہ سادہ نہیں رہا, یعنی یہ جو جس کو ہم کہتے ہیں کہ 5th جنریشن وار, اس کو دیکھنے والے لوگ اس چیز کو مطلب اس پہ میرا خیال ان کو ایکشن لینا چاہیے کہ ایک جج کا اگر ہیک ہو گیا فون تو پھر یہ کسی اور کا بھی ہیک ہو سکتا. تو بہرحال سازشی مفروضے قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر بھی بڑے ہیں, وہ ریفرنس کی ضمن میں بھی لوگ باتیں کر رہے ہیں, جتنے منہ اتنی باتیں. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے سازشی مفروضوں پر بات کرنے سے بہتر ہے کہ بندہ کہ آپ کا بہت بہت شکریہ, پھر ملیں گے اور پھر اگلی کسی اس طرح کے جو ایشو ہے اس پر بات کریں گے. قاضی فائز عیسیٰ سے ذرا ہاتھ بچا کے چلنا چاہیے. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ آپ کا.